बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए भाई, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो है ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में मिसाल के तौर पर आपने कोई भी रिएक्शन कराया है, लाइक आपके पास H2 है प्लस O2, तो आपने वाटर बना लिया, ठीक है, क्लियर। अब इसके दौरान जो अमाउंट ऑफ हीट लाइब्रेट हो रही है मिसाल के तौर पर वो होती है 285.8 किलो जूल पर मोल। डेल्टा H कितनी है? 285 किलो जूल जी। यहाँ वो ये बताना चाह रहा है कि जब सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स, सर्टेन मतलब कुछ भी, डिपेंड अपॉन देयर स्टिकोमेट्रिक रेशो। जैसे आपने लास्ट टाइम एक्सो और एंडो में पढ़ा था, आपने पढ़ा था कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो हीट को लाइब्रेट करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, या रिएक्टेंट्स बाहर से हीट को एब्जॉर्ब करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर वो यही बात कर रहा है। उसने कहा कि जब भी कोई रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बनता है तो इस दौरान जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट खारिज या जज़ब होती है, इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? हम इसको कहेंगे द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड या एब्जॉर्ब्ड, इवॉल्व या एब्जॉर्ब्ड, ठीक है, व्हेन सर्टेन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स react and form products is called, बोलो, enthalpy of a reaction। एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहां पर आप ये बात समझ लें कि दो तरह की पॉसिबिलिटी है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एक एंडोथर्मिक रिएक्शंस। मिसाल के तौर पर हम इनका ग्राफ ड्रा करते हैं। हमारे पास इधर हम एंथैल्पी या एनर्जी की बात करते हैं, क्लियर। अब आपको पता है जब हम एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक किसकी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, आपको पता है एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है देन रिएक्टेंट एट हायर एनर्जी होते हैं, और प्रोडक्ट एट लोअर एनर्जी होते हैं। इसका मतलब यहां पर रिएक्टेंट्स होंगे और ये कुछ अमाउंट में एनर्जी को रिलीज करेंगे एंड दे वुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, क्लियर। समझ आ गई? इसी तरह जब हम एक्सो एंडो की बात करते हैं तो एंडो में क्या होगा बोलिए? इधर एनर्जी होगी, एनर्जी इधर हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे, आपको पता है इधर प्रोडक्ट्स होंगे और नीचे क्योंकि रिएक्टेंट कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे एंड दे वुड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर आप यहां पर देखें तो जो HP है वो ग्रेटर देन HR, हीट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो क्या है बोलो? ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट्स है। और यहां पर क्या है?
HR ग्रेटर देन HP। क्लियर? इसका मतलब यहां पर डेल्टा H जो है वो लेस देन 0 होगी, नेगेटिव होगी, और यहां पर डेल्टा H जो है ग्रेटर देन 0 होगी। क्लियर होगी बात? समझ आ गई है? अगला पॉइंट है हमारा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड या और एब्जॉर्ब्ड व्हेन 1 मोल ऑफ a compound is formed from its elements is called enthalpy of formation। Mg plus O2 MgO डेल्टा H माइनस 690 किलो जूल जी। देखिए इसके अंदर क्या है, ये बड़ी सिंपल बात है। अब कुछ कुछ छोटे छोटे हिंट्स हैं जो आपने ज़हन में रखने हैं। इधर कंपाउंड 1 मोल बनना चाहिए, इधर जितने मर्जी एलिमेंट्स हों, जितने मर्जी उसकी मोल हों, डजेंट मैटर। इधर 1 होना चाहिए, यानी कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। अगर 1 मोल कंपाउंड बनाएं और वो उसके जाहिर बात है ओरिजिनल एलिमेंट होंगे जो भी होंगे उसके, CO2 होगा तो कार्बन और ऑक्सीजन होगी, वाटर होगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होगी, मैथनॉल होगा तो कार्बन भी होगी, हाइड्रोजन भी होगी, ऑक्सीजन भी होगी। तो जितने भी एलिमेंट हों, डजंट मैटर, 1 मोल कंपाउंड बनाने के लिए जितनी भी अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे। उसको हम क्या कहेंगे? मसलन देखिए मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ मिलाया और इधर 1 मोल बनाना है, इधर देखिए मैंने 1/2 लगाया है क्योंकि इसको बैलेंस भी रखना है। 1/2 लगाएंगे तो 2 से कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह आप कार्बन और ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रही है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर CO2 बना रही है। ओके होगी बात? एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। अच्छा ज़रा देखें, सबसे पहले इसकी एग्जांपल देख लें। हमारे पास H2 है, इसको आप मॉलिक्यूल कहते हैं, इससे आपने एटम बना लिया। ये मॉलिक्यूल है, क्या है? मॉलिक्यूल को तोड़कर क्या बना लिया? एटम। या आपके पास एलिमेंट है, क्या है? सोडियम एक एलिमेंट है। अब सोडियम के में कई एटम्स होंगे, आपको पता है ना, सोडियम के अंदर कई एटम्स होंगे। आप उसको ब्रेक करें और उससे 1 मोल सोडियम एटम अलग निकाल लें। क्या निकाल लें? 1 मोल सोडियम एटम अलग निकाल लें, और उसके लिए जितनी भी आप उसको एनर्जी देंगे वो एनर्जी ऑफ एटमाइजेशन कहलाएगी। यानी 1 मोल एटम बनाना है। क्या बनाना है? एलिमेंट से 1 मोल एटम बनाने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी, वो एनर्जी या अमाउंट ऑफ हीट जो होगी
वो एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहलाएगी। यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि एंथैल्पी को मेजर करने के लिए हमेशा जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जैसे वहाँ पर आप लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर कितना लेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेंगे एज गैसेज, गैसेज में भी 1 atm था, यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ टेम्परेचर कितना होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड। जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा ओके। देखें एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि एक मोल एटम बनाने के लिए जितनी भी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ एटॉमाइजेशन कहते हैं। टेम्परेचर मैंने सारी एंथैल्पीज के लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप केल्विन में बात करेंगे तो 298 केल्विन, ठीक है, अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पर जो बात कर रहे हैं याद रख लें एटॉमाइजेशन हमेशा पॉजिटिव होगी, हमेशा ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा, ये एक्सो नहीं हो सकता। फॉर्मेशन एक्सो हो सकता है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एक्सो हो सकता है, एंडो भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, लेकिन ये हमेशा क्या होगा? एंडोथर्मिक होगा। तो हम लिखेंगे द अमाउंट ऑफ हीट, क्या लिखेंगे बोलो? द अमाउंट ऑफ हीट absorbed when 1 mole of gaseous atoms are formed from its under standard conditions, under स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस के तहत कौन सी स्टैंडर्ड कंडीशन? 1 atm प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। क्लियर होगी बात? कोई कंफ्यूजन है? यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट जो है जो एब्जॉर्ब होगी दैट इज 218 किलो जूल पर मोल। कितनी है? क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। आगे है जी एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन जो है ये एक हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ये हमेशा क्या होगा? इसके अंदर हमेशा हीट इवॉल्व होगी, खारिज होगी, जज़ब नहीं होगी। अब इसके अंदर क्या है, इसकी मैं पहले आपको यहाँ पर एग्जांपल देख लूँ, बता दूँ, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। मसलन आपके पास NaOH है, उसको आपने आयोनाइज करवाया, उससे सोडियम आयन अलहदा हो गए और OH आयन अलहदा हो गए। फिर आपके पास HCl है, एसिड है, आपने उसको आयोनाइज करवाया, उसमें से H आयन अलहदा हो गए और Cl आयन अलहदा हो गए। अब आपने यहाँ पढ़ना और समझना क्या है, याद रख लें, आपने 1 मोल H आयन लेने हैं फ्रॉम एसिड
और 1 मोल OH आयन लेने हैं फ्राम, और इन दोनों को आपस में रिएक्ट करवाना है और 1 मोल वाटर बनाना है। 1 मोल क्या बनाना है? वाटर बनाना है। इसका मतलब आपने 1 मोल H आयन लिए फ्रॉम एसिड, 1 मोल OH आयन लिए फ्रॉम बेस, दोनों को रिएक्ट करवाया टू फॉर्म 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर, देखिए 1 मोल वाटर बन रहा है। इस 1 मोल वाटर बनाने के दौरान, लेकिन शर्त क्या है? एक H आयन आना चाहिए फ्रॉम एसिड, दूसरा OH आयन आना चाहिए फ्रॉम बेस। फिर जो वाटर बनेगा उस अमाउंट ऑफ हीट का नाम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होगा। क्या नाम होगा? तो हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड when 1 mole of hydrogen ions from acid reacts with 1 mole of OH ions, hydroxide ions from base to form 1 mole of water. Is called enthalpy of neutralization. यहाँ पर जो डेल्टा H बनेगा -57 किलो जूल पर मोल। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए। एंथैल्पी of combustion जी। सबसे पहले ये देख लें, अब यहाँ पर एक सवाल पूछा जा सकता है, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले ले, कोई भी, एनी, ज़रूरी नहीं है सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, उन सब की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन सेम होगी। क्या होगी? अच्छा, वजह क्या है? क्यों सेम होगी? देखें, स्ट्रॉन्ग एसिड ने भी प्रोटॉन देना, और वो प्रोटॉन खा जिस मर्जी एसिड से आए, जब 1 मोल प्रोटॉन आएंगे, 1 मोल हाइड्रोजन आएंगे तो सेम होंगे। 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन भी किसी भी बेस के सेम होंगे अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो। इसका मतलब जब वो मिलकर 1 मोल ऑफ वाटर बनाएंगे तो 1 मोल ऑफ वाटर जहां से मर्जी बन जाए, जो सा मर्जी एसिड और बेस ले ले, इसका मतलब उसके दौरान जो एंथैल्पी है, जो अमाउंट ऑफ हीट है जो लाइब्रेट हो रही है, वो क्या होगी? सेम होगी। क्लियर होगी बात? ये एक सवाल बीच में से आ सकता है। इसके बाद है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। क्या है? एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन जो है, कंबस्शन क्या होता है? किसी कंपाउंड को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, ओपन एयर में रख के जलाना, किसी कंपाउंड को हवा में रख के जलाना कंबस्शन कहलाता है। किसी कंपाउंड को बोलो, ये कंबस्शन भी हमेशा एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। कंबस्शन क्या होगा? इसमें भी हीट खारिज होगी। वो ये कहना ये चाह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड, जब आपने करना क्या है, शर्त क्या है। जैसे देखें, मैंने फॉर्मेशन में बताया कि 1 मोल कंपाउंड बनना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रॉम इट्स एलिमेंट, फॉर्मेशन में बताया। फिर मैंने एटोमाइजेशन में बताया कि 1 मोल एटम बनना चाहिए।
फिर मैंने बताया कि 1 मोल वाटर बनना चाहिए फ्रॉम आइंस। अब हम बात कर रहे हैं कि 1 मोल कंपाउंड बर्न होना चाहिए। 1 मोल कंपाउंड, मसलन आपके पास C2H5OH एथेनॉल, इसको आपने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया, क्या बना? CO2 एंड इसके दौरान जो एनर्जी खारिज हुई माइनस वो 1368 किलो जूल पर मोल जी। अब हम यहां पर यह बात कर रहे हैं कि अगर आप 1 मोल कंपाउंड लेकर उसको बर्न करें, क्या करें? 1 मोल कंपाउंड लेकर बर्न करें, और उस बर्निंग के दौरान जो एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन में जो अमाउंट ऑफ हीट खारिज होगी उसको हम एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन कहते हैं। अब इधर आपने 1 मोल लेना, यह एथेनॉल है। क्या है? जब भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न करेंगे 2 चीजें बनेंगी, याद रख लें, CO2 एंड वाटर। क्या बनेगा? CO2 और वाटर बन गया। इसको बैलेंस कर लें, कार्बन इधर 2 हैं, इधर 2 से ज़रब दे दें। हाइड्रोजन कितने हो गए? 5 और 1, इसको कितने से ज़रब दे दी? ऑक्सीजन कितने हो गए? 3 और 4 3 7, एक ये है, बाकी कितने बचे? 6, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? ये था एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। डेफिनेशन मैंने बोल दी है, आपको समझ आ जानी चाहिए। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जी। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन जो है वो क्या है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये है कि जब आप किसी भी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करते हैं तो आपको पता है कुछ अमाउंट ऑफ हीट लाइब्रेट भी हो सकती है और एब्जॉर्ब भी हो सकती है। यहाँ दोनों केसेस आएंगे, यानी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एक्सोथर्मिक भी हो सकता है रिएक्शन, और जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल करेंगे तो वो कह रहा है कि आप उसके अंदर इतना ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे, इतना ज़्यादा सॉल्वेंट डालेंगे कि उसके बाद अगर कोई बंदा उसमें सॉल्वेंट ऐड करता है तो उसमें फिर हीट चेंज नहीं होनी चाहिए। मिसाल आपको मैं इसको ऐसे देता हूँ, जैसे आपने शुगर का सॉल्यूशन बनाया, मीठा, अब वो स्वीट है, आप उसको पी कर टेस्ट कर रहे हैं, वो मीठा है, स्वीट है। अब उसमें हमने पानी डालना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? पानी डालते गए एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी कि उसके बाद अगर उसमें कोई बंदा वाटर ऐड कर रहा है, उसके बाद अगर उसमें कोई बंदा, तो उसमें हीट चेंज नहीं आ रही। यानी अगर उसमें इतना पानी आप ऐड करते जाएं वो फीका होता जा रहा है। ज़रा गौर से इस बात को समझें कि शुगर का सॉल्यूशन है, वो मीठा है, आपने उसमें पानी डालना शुरू कर दिया, डालते गए एक स्टेज आ गई कि वो बिल्कुल पानी की तरह फीका हो गया। अब उसमें अगर कोई बंदा मजीद भी पानी डाले तो उसको, स्वीट को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ऑलरेडी फीका हो चुका है। यहां पर वो यही बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जब आपने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाला, हीट खारिज हुई, आप डालते जाएंगे, हीट खारिज होती जाएगी या जज़ब होती जाएगी। एक स्टेज आएगी कि उसके बाद सॉल्वेंट ऐड करने से हीट को कोई फर्क, उस वक्त तक टोटल हीट को मेजर करना है, टोटल हीट को मेजर करना है। वो जो टोटल हीट को मेजर करेंगे वो अमाउंट ऑफ हीट जो है वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। क्या कहलाएगी बोलो? तो इसको हम कैसे पढ़ते हैं? हम कहते हैं द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड या evolved when 1 mole of a substance, 1 मोल substance is dissolved in so much solvent। देखें, the amount of heat, the amount of heat evolved या बोलो absorbed when 1 mole सब्सटेंस, ये सल्यूट कह लें, 1 मोल ऑफ सल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन सो मच सॉल्वेंट इन सच दैट ऑन फर्दर डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब मजीद पतला करने से, मजीद उसमें सॉल्वेंट डालने से, सच दैट ऑन फर्दर डाइल्यूशन
रिजल्ट्स नो डिटेक्टेबल हीट चेंज, कि मजीद कोई हीट चेंज ना हो, मजीद कोई हीट चेंज इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लें। मसलन अमोनियम क्लोराइड जो है उसकी जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है ऑफ NH4Cl वो कितनी है? पॉजिटिव 16 किलो जूल। इसी तरह कुछ ऐसे सल्यूट्स हैं जिनकी नेगेटिव होगी, मसलन सोडियम कार्बोनेट जो है उसकी नेगेटिव 25 है। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन है तो पूछ लीजिए।